गुड इवनिंग टू ऑल। इन दिस चैप्टर हमने अभी तक सेकंड चैप्टर जो हमारा चल रहा था बेटा, और उस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक बेसिकली IAS 16 हमने कवर अप कर लिया था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देन आफ्टर IAS 20 ग्रांट से रिलेटेड, गवर्नमेंट ग्रांट का कैसे ट्रीटमेंट होता है वो चीज हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया था IAS 23 बोरोविंग कॉस्ट, वो हम डिस्कस कर चुके थे। अब इसी के बाद में इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचता है IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कैसे ट्रीटमेंट होता है वो चीज अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्या दिया है बेटा IAS 40, ध्यान से समझना है इसको। नया टॉपिक है, पहले नहीं रीड आउट किया हुआ है, तो क्या दिया है इसको समझें ध्यान से। पहले मैं एक बार इसका IAS इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मीनिंग बता देता हूँ। क्या लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मीनिंग? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ लैंड और अ बिल्डिंग, कोई भी आपकी लैंड है या बिल्डिंग है, हेल्ड टू अर्न रेंटल्स, जो आप रेंट अर्न करने के लिए अगर रखते हैं, रेंटल इनकम के लिए, और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब कि धीरे धीरे बढ़ती रहे पैसा। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं बात करूं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने मान लो आपके घर, आपके लिए कोई प्रॉपर्टी परचेज करी थी। अब उन्होंने जब प्रॉपर्टी परचेज करी थी, उस टाइम की वैल्यू में और आज की वैल्यू में वेरिएशंस आ गए हैं या नहीं? उस टाइम की प्रॉपर्टी की वैल्यू और आज की वैल्यू में क्या हो गए? बहुत चेंजेस हो गए हैं। तो कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब कि बढ़ता रहे, वो अमाउंट धीरे धीरे बढ़ती रहे। प्रॉपर्टीज की वैल्यू आज, जब आप जब छोटे थे, उस टाइम की प्रॉपर्टी की वैल्यू और आज की प्रॉपर्टी की वैल्यूज में बहुत फर्क आता जा रहा है। तो सिंपल से उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कोई भी लैंड है या बिल्डिंग है जो आप रेंटल पर्पज के लिए, रेंट अर्न करने के लिए, फिर कैपिटल एप्रिसिएशन उसका प्रॉफिट लेने के लिए अगर आप होल्ड करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। रेदर देन फॉर यूज्ड बाय द एंटिटी, वो एंटिटी खुद अपने यूज के लिए ना करे, और फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी यूज नहीं होनी चाहिए। मतलब कि मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। ये नहीं तो कि मैं प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टीज परचेज करता हूँ, उस पर कंस्ट्रक्शन किया और फिर वापस सेल कर देता हूँ, तो वो मेरी IAS 40 की डेफिनेशन में नहीं आएगी, वो तो मेरी क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आएगा। तो फिर वापस से बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहली चीज तो हमें क्या बोला है बेटा यहाँ पर? IAS 40 आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कवर किया हुआ, और IAS 40 के अंदर बताया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी लैंड है या बिल्डिंग है जो आप रेंटल पर्पज के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पज के लिए अगर होल्ड करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे बेटा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहा जाएगा। इसके बाद में फिर हमने पढ़ा इफ ऑर्गेनाइजेशन डज रेगुलर सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? रेगुलर सेल और परचेज करती है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज इन्वेंट्री। तो फिर हम उसको क्या करेंगे? इन्वेंट्री के फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा। यहां तक की बात हो गई सर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मीनिंग हमें पता चल गया, कहां पर डिफाइन किया हुआ है उसको? IAS 40 के अंदर उसको डिफाइन किया हुआ है। अब आगे चलते हैं हम इसी के बाद में। फिर क्या बोला हुआ है बेटा? ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मतलब कि ऑनर की खुद की जो प्रॉपर्टी जिसके अंदर वो रहते हैं, इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं करते। मतलब खुद के रहने के अलावा अगर आप और कोई प्रॉपर्टी है जो रेंट वगैरह पर चलाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेते हैं। सिर्फ खुद की जो प्रॉपर्टी है वो तो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में कवर अप होगी। So these are properties not used by the entity in general operation, जो general operations में use नहीं होती है। This could be spare properties rented out to the third parties, spare property जो extra में रखी होती है, जो आप third parties को देते हैं, और specifically bought out in order to profit from a gain in value, या फिर वो खरीदी ही इसलिए जाती है ताकि वो थोड़े टाइम बाद में जब भी प्रॉफिट्स वगैरह होंगे तो हम उसको क्या कर देंगे? सेल करेंगे। तो उसके लिए आप अगर करते हैं तो वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कवर अप होती है। There could be a situation where building can be accounted for in two different ways. कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है जब हमें कोई बिल्डिंग वगैरह उसको हमें टू वेज में कंसिडर करना होता है। इफ एन एंटिटी ऑक्यूपाई प्रीमाइसेस, फॉर एग्जांपल मान लो सपोज मेरी ये बिल्डिंग है बेटा, इस बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर है, उस ग्राउंड फ्लोर में तो मैं रहता हूँ, मैंने खुद का ऑक्यूपाई कर रखा है, मेरे खुद के रहने के लिए मैंने बना रखा है ग्राउंड फ्लोर, और उसके ऊपर मैंने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर रखा है, वो मैं किस काम में यूज करता हूँ? रेंट पर चलाने के लिए। मान लो मैं कोटा में रहता हूँ, कोटा में हॉस्टल्स वगैरह हैं काफी सारे, तो बच्चे वगैरह आते हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया के, तो उनको रहने के लिए रूम्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है,
तो वो मैंने चला रखा है सपोज रेंटल पर्पस की। तो वो जो रेंट वगैरह आता है, वो जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है, वो तो मेरा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और जो ग्राउंड फ्लोर है वो हमारा कहलाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन। तो यहाँ पर यही पॉइंट समझाया, देयर कुड बी सिचुएशन वेयर अ बिल्डिंग कैन बी अकाउंटेड फॉर इन टू वेज। इफ एन एंटिटी ऑक्यूपाई प्रीमाइसेस बट रेंट आउट सर्टेन फ्लोर्स टू अदर कंपनीज, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास में एक प्रीमाइसेस है, उसके कुछ फ्लोर तो उन्होंने क्या कर रखे हैं, दूसरी कंपनीज को रेंट पर दे रखे हैं, देन द पार्ट ऑक्यूपाइड विल बी क्लासिफाइड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज पर IAS 16। तो फिर वो जो आपने रेंट पर दे रखे हैं उसको तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड गलत बोल रहा हूँ, हाँ, इफ एन एंटिटी, एक सेकंड में वापस से बोल रहा हूँ बेटा, इफ एन एंटिटी ऑक्यूपाई प्रीमाइसेस, एंटिटी के पास में प्रीमाइसेस है बट रेंट आउट सर्टेन फ्लोर्स टू अदर कंपनीज, देन द पार्ट ऑक्यूपाइड, तो जो पार्ट उन्होंने खुद के पास ऑक्यूपाई कर रखा है वो तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा, और जो पार्ट उन्होंने रेंट पर दे रखा है वो आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर एज पर IAS 40 कवर अप होगा। यहां तक का पॉइंट समझ में आ गया है क्या बेटा? ये IAS 40 का मीनिंग, IAS 40 का मीनिंग क्लियर है बेटा सभी को यहां तक? जूही, यस सर। यस सर। भाई सिंपल सा पॉइंट मैंने क्या बोला यहाँ पर, आपके पास में कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी लैंड है, अगर आप उसको रेंटल पर्पस के लिए, कैपिटल अप्रिसिएशन पर्पस के लिए अगर होल्ड करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 के अंदर कवर अप करते हैं। वो प्रॉपर्टी खुद की ऑक्यूपाई, मतलब कि खुद के पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए, या फिर बिजनेस में रेगुलर ट्रेडिंग के पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए, इसके बाहर होनी चाहिए, बियॉन्ड होनी चाहिए। फिर आगे बोला हमें कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। सर ये क्या लिखा हुआ है भाई? सपोज मान लो मैं बात करूं बेटा, सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी के पास में एक बिल्डिंग है, वो गिवन ऑन रेंट, वो उन्होंने क्या कर रखी है बेटा, रेंट पर दे रखी है। तो इनके लिए फॉर सब्सिडियरी ये क्या कहलाएगी बेटा, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाएगी बेटा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि रेंट पर उन्होंने दिया हुआ है। बट जब कंसोलिडेशन होगा, फॉर कंसोलिडेशन पर्पस, इसको हम क्या मानेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब IAS 16 के अंदर इसको कवर किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो ना रेंट पर दे रखा है। तो मतलब कि वो जब आप इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाएंगे तो वहां पर तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेंगे, लेकिन जब कंसोलिडेटेड बनाए जाएंगे तो वहां पर उनकी सारी प्रॉपर्टीज को लिया जाता है, तो वहां पर फिर हम क्या कर देंगे, उसको IAS 16 की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो क्या लिखा है बेटा, इफ एन बिल्डिंग इज रेंटेड बाय सब्सिडियरी ऑफ द एंटिटी, अगर बिल्डिंग को क्या कर रखा है, रेंट पर दे रखा है, then the building will be classified as an investment property in the individual accounts। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, बट will be classed as property plant and equipment as per IAS 16 in the consolidated financial statements। लेकिन IAS 16 जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो वहां पर हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को IAS 16 के अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? सर क्यों करेंगे ऐसा? यहाँ पर बेसिकली बेटा इसका, क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी ने तो इन्हें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वो जो रेंटल इनकम मिल रही है, वो रेंटल इनकम तो किसको मिल रही है, सब्सिडियरी को। कंसोलिडेशन करते टाइम है तो ऑनरशिप किसके पास, सब्सिडियरी के पास। तो सब्सिडियरी की कोई भी एसेट है तो हम एसेट्स को तो सारा मर्ज करके दिखाते हैं। हमने कंसोलिडेशन के अंदर ऐसा कुछ बाइफर्केशन पढ़ा ही नहीं है। आप लोगों ने FA के अंदर भी पढ़ा था, तो वहां पर हम क्या करते थे, डायरेक्टली एसेट्स का टोटल करके दिखाते थे, नहीं दिखाते थे। आप अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स में क्लासिफाई कर सकते हो, बट कंसोलिडेशन अकाउंट्स में क्लासिफाई नहीं होगा। क्लियर? यस सर। अब आगे आती है बात, सर इसका रिकॉर्डिंग कैसे होता है, हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, अब आता है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो भी होती हैं
उसको हम हमेशा स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट टाइम हमें रिकॉर्ड करना होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को, तो हमें उसको किस पर रिकॉर्ड करना होता है? कॉस्ट प्राइस पर। और फर्स्ट टाइम के बाद में जब सेकंड टाइम हमें रिकॉर्ड करना है, उसके बाद में जब हर साल हमें रिकॉर्ड करना होता है, IAS 40 then give a choice for subsequent measurement between the followings। और उसके बाद में जब आपको रिकॉर्ड करना होता है तो उसके लिए वो ऑप्शंस देता है। तो क्या आप दोनों में से कोई सा ही मॉडल फॉलो कर सकते हैं? कौन कौन सा? कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। फिर वापस से बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जब स्टार्टिंग में रिकॉर्ड करना होता है फर्स्ट टाइम, तब तो हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे बेटा? कॉस्ट प्राइस पर। और फर्स्ट टाइम के बाद में जब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करना होता है, उसके बाद में जब रिकॉर्ड करना होता है, तो बाद में जब रिकॉर्ड करना है तो उस टाइम पर आप या तो उसको कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मॉडल आप यूज करना चाहते हैं, और जो मॉडल आप यूज करेंगे फिर वो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए वही मॉडल फॉलो होगा। फिर वापस से बता रहा हूँ, मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया एक बार फटाफट से, क्योंकि फिर आगे का मैं समझाऊंगा। क्या बोला मैंने? सबसे पहली चीज तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहाँ पर डिफाइन किया हुआ? IAS 40 के अंदर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या बताया? कोई भी लैंड है या बिल्डिंग है जो आप रेंटल पर्पज के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के पर्पज से अगर रखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कवर अप करेंगे। वो ऑनर की खुद के ऑक्यूपाई नहीं होनी चाहिए, मतलब खुद के यूज में नहीं आनी चाहिए, या फिर बिजनेस में सेल परचेज करने के यूज में नहीं होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा था, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कुछ पोर्शन था आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है और कुछ पोर्शन आपने रेंट पर दे रखा है, तो जो पोर्शन आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो तो हमारा क्या हो जाएगा? IAS 16 के अंदर कवर होगा, और जो पोर्शन आपने रेंट पर दे रखा है वो IAS 40 के अंदर कवर अप होता है। अगर कोई बिल्डिंग वगैरह है जो रेंट पर दे रखी है सब्सिडियरी ने, तो सब्सिडियरी अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर तो उसको IAS 40 में दिखाएगी, बट जब कंसोलिडेशन किया जाएगा तो उसको IAS 16 के अंदर कवर अप किया जाता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जब हमें रिकॉर्ड करना होता है तो उसके हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, जब हमें रिकॉर्ड करना है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं स्टार्टिंग में किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। और जब बाद में हमें रिकॉर्ड करना होता है तो बाद में रिकॉर्ड करने के उसके दो तरीके होते हैं, तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे हम, या फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते हैं। कॉस्ट मॉडल के अंदर क्या होगा? अंडर द कॉस्ट मॉडल द एसेट शुड बी अकाउंटेड फॉर इन लाइन विद द कॉस्ट मॉडल लेड आउट इन IAS 16। मतलब कि जो कॉस्ट मॉडल हमने जो IAS 16 के अंदर पढ़ा है वही हमें फॉलो करना होगा। दैट मीन्स हर साल हम क्या करते जाएंगे? डेप्रिसिएशन का अमाउंट ट्रांसफर करते जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर, और जब भी हम एसेट्स को डिस्पोज करते हैं तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करते जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट बेटा? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, sir. So, अब इसी के बाद फिर सेकंड आता है हमारा कौन सा बेटा? फेयर वैल्यू मॉडल। अब फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर क्या बोला? जब आपको अगर फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करना है, द एसेट्स इज रीवैल्यूड टू द फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर। जब आप अगर फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते हैं तो हमें एसेट्स का हर साल क्या करना होता है? उसकी फेयर वैल्यू निकालनी होती है, और जब भी फेयर वैल्यू निकाली जाएगी तो अगर उसमें कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है, देन द गेन और लॉस इज शोन डायरेक्टली इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो जो भी आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा फेयर वैल्यू से कंपैरिजन करने पर, मान लो पहले मेरी वैल्यू थी 10 लाख, अब चेंज होकर के हो गई 11 लाख, तो 1 लाख रुपीज से फेयर वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है, वो इंक्रीमेंट को हम क्या कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर शो किया जाएगा। नॉट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द असेट्स। जब आप फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते हैं तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। याद रखना, जब आप फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते हैं तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। फेयर वैल्यू इज नॉर्मली एस्टैब्लिश्ड बाय रेफरेंस to the current prices on an active market for properties in the same location and condition। फेयर वैल्यू मतलब हम वो रेट जो करंट प्राइस हम बोल दें एक तरह से, जो अगर उसी तरह की एसेट को हम एक्टिव मार्केट के अंदर अगर हम सेम लोकेशन की सेम कंडीशन की अगर हम एसेट को सेल करें, तो जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू। मैं मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की अगर मुझे फेयर वैल्यू निकालनी है, तो ऐसी की ऐसी ही बिल्डिंग अगर मैं बेचता बाजार में इस तरह के मार्केट में, तो कितने रुपए मिलते हैं? तो वो जो वैल्यू है वो हमारी क्या कहलाती है? फेयर वैल्यू कहलाती है। क्या बोल रहा हूं मैं? फेयर वैल्यू का मतलब, इफ सेम प्रॉपर्टी सोल्ड इन सिमिलर मार्केट
with similar conditions then amount that will be received, तो जो अमाउंट आपको रिसीव होगा वो अमाउंट ही हमारा क्या कहलाता है, फेयर वैल्यू कहलाता है। तो उन्होंने क्या बोला है बेटा, कॉस्ट मॉडल अगर आप फॉलो करते हैं तो वही जो अपना IAS 16 के अंदर फॉलो किया था वही हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम एसेट्स का हर साल फेयर वैल्यू निकालते हैं और फेयर वैल्यू निकालने के बाद में उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर करेंगे और उसमें कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। क्या क्या पढ़ा हमने, फिर एक बार फटाफट से गो थ्रू कर ले इसको। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अच्छे से कवर अप कर लेना। सबसे पहले मैंने बताया IAS 40, इसमें कहाँ पर डिफाइन किया हुआ IAS 40 के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मीनिंग हमने पढ़ा, कोई भी प्रॉपर्टी जो आप रेंटल पर्पज के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पज के लिए अगर रखते हैं तो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जो आपके ऑनर के खुद के ऑक्यूपाई, खुद के यूज के लिए नहीं होनी चाहिए, फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब सेल परचेज में यूज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई एसेट है जो आप क्या करते हैं, अगर उसका कुछ पोर्शन आप अपने पास ऑक्यूपाई करते हो, कुछ पोर्शन अगर आप रेंट पर देते हैं, तो वो जो पोर्शन आपने ऑक्यूपाई कर रखा है वो आपका IAS 16 में कवर होगा और जो पोर्शन आपने रेंट पर दे रखा है वो IAS 40 में कवर होता है। फिर हमने पढ़ा, अगर कंसोलिडेटेड में अगर मान लो कोई सब्सिडियरी उनके पास में कोई प्रॉपर्टी है तो वो अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स में तो क्या करेंगे, वो IAS 40 के अंदर दिखाएंगे, लेकिन जब कंसोलिडेशन होगा तो IAS 16 के अंदर दिखाया जाएगा। फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, स्टार्टिंग में तो हम क्या करेंगे, उसको कॉस्ट पर दिखाया जाता है और फिर जब फर्दर मेजरमेंट करने होते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल के अंदर क्या होगा, IAS 16 का जो कंसेप्ट है वही कंटिन्यू चलता जाता है। फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर हम हर साल क्या करते हैं, उसकी फेयर वैल्यू निकालते हैं और फेयर वैल्यू निकालने के बाद में उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ P&L में दिखाया जाता है। और फेयर वैल्यू मॉडल जब फॉलो किया जाता है तो वहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। There will be no depreciation on investment property and amount of profit or loss transferred to the statement of P&L. इसका डायरेक्टली टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग नंबर 8 देखते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज पूरा क्लियर हो गया है तो इजीली समझ में आ जाएगा। सेलिन और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, सेलिन क्या है बेटा, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी परचेज अ प्रॉपर्टी फॉर $1 मिलियन। उन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी परचेज करी $1 मिलियन की ऑन 1 जनवरी 2011 फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। उन्होंने किस पर्पज के लिए परचेज करी बेटा, इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, $1 मिलियन। और कब परचेज करी उन्होंने, 1 जनवरी 2011। द लैंड एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट इज बिलीव टू बी $4 लाख। और वो जो टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब कितना हो जाएगा, 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 10 लाख। और उस 10 लाख में से उन्होंने बोला उस प्रॉपर्टी में से $4 लाख की क्या है, लैंड है। हमने अभी हाल पढ़ा था, चाहे लैंड हो या बिल्डिंग हो दोनों हो सकती है। तो मतलब कि उन्होंने प्रॉपर्टी की वैल्यू बोली है 1 मिलियन, जिसमें से 4 लाख की तो क्या है, लैंड है। तो 1 मिलियन में कितने होते हैं टोटल, 10 लाख। तो बाकी के 6 लाख की क्या हो जाएगी बेटा, बिल्डिंग। आगे क्या बोला हमें, एंड द बिल्डिंग एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 50 इयर्स। और बिल्डिंग एलिमेंट की लाइफ है कितनी, 50 इयर्स। एट 31 दिसंबर 2011 At 31st December 2011, local property indices suggest that the fair value of the property has risen to $1.1 million. जो प्रॉपर्टी है उसकी फेयर वैल्यू बढ़कर के कितनी हो गई बेटा, $1.1 मिलियन हो गई है। फिर वापस से बोल रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग में जब हमने परचेज करा था तो कितनी थी, $1 मिलियन, जिसमें $4 लाख की लैंड थी। 31 दिसंबर को हमें क्या बोला उन्होंने, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो गई, फेयर वैल्यू $1.1 मिलियन। आपसे पूछा क्या है उन्होंने, रिक्वायर्ड शो हाउ द प्रॉपर्टी वुड बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट 31 दिसंबर 2011 इफ सेलिंग अडॉप्ट कॉस्ट मॉडल। अगर वो क्या करते हैं, कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं। तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हर साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो देखो बेटा, कॉस्ट मॉडल अगर फॉलो होगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी, 1 मिलियन।
जिसमें से 4 लाख डॉलर्स की लैंड थी, तो बाकी के बचे कितने, 6 लाख डॉलर्स की बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन लगाओगे, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, पढ़ा हुआ है कि ये चीज तो बेटा 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लैंड इज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो 4 लाख आ गया। बिल्डिंग की लाइफ दे रखी है कितनी है, 50 ईयर्स, तो 6 लाख इंटू 1/50, 12,000। तो 6 लाख में से 12,000 माइनस किया तो बचा कितना, 5,88,000। बिल्डिंग की वैल्यू आ गई कितनी, 5,88,000, और टोटल वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 9,88,000। जब पीएनएल में शो करना होगा तो पीएनएल में आ जाएगा कितना बेटा, 12,000, और बैलेंस शीट के अंदर हम शो कर देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना, 9,88,000। जब आप अगर क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस मॉडल फॉलो करते हैं। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक कॉस्ट मॉडल में? नो सर। नहीं है। अब इसी के बाद में उन्होंने सेकंड पॉइंट बोला है, अगर फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते हैं, तो फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करेंगे तो मैंने क्या बोला था, तो कि हम डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन का कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, पीएनएल में। तो देखिए बेटा, हम अगर फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करेंगे तो क्या होगा, if fair value model follow then no depreciation will be charged। ओल्ड वैल्यू थी एसेट की कितनी, $1 मिलियन, और फेयर वैल्यू दे दी है, नई वैल्यू कितनी है, $1.1 मिलियन। तो आपको गेन हो रहा है रिवैल्यूएशन पे कितना, $0.1 मिलियन का, जो हम कहाँ पे शो करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर इसको शो किया जाएगा। इसको कहाँ पे शो करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। इसके अलावा फिर आपको बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर क्या आ जाएगा, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है अभी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की $1.1 मिलियन। कोई डेप्रिसिएशन वगैरह लगेगा नहीं, तो वो चीज हट गया। और इसके अलावा क्या आ जाएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, वो आ जाएगा कितना, $0.1 मिलियन। ये आपका क्या होगा, फेयर वैल्यू मॉडल। आगे समझ में आता का बेटा? यहाँ तक के पॉइंट में कोई डाउट हो तो बोलिए। ये मेरा आधा टॉपिक हो गया, एक और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IAS 40 का पॉइंट। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड 75% पोर्शन ये और हो गया है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? अब इसी के बाद में उन्होंने एक टॉपिक और है इसका, अब इसको एक और पॉइंट पर समझा देता हूँ। ये लास्ट टॉपिक है हमारा। अब इसके अंदर क्या बोला है, इफ एन एसेट इज ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मान लो कोई मेरे पास प्रॉपर्टी थी, उसको पहले मैंने क्या कर रखा था, IAS 16 के अंदर कवर किया हुआ था। पहले मैंने क्या कर रखा था, उस प्रॉपर्टी को IAS 16 के अंदर कवर कर रखा था। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर दिखाना चाहता हूँ। इफ एन एसेट इज ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर आप उसको IAS 16 की जगह IAS 40 के अंदर कवर करना चाहते हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं बेटा, रेंट वगैरह पर देना चाहते हैं। मान लो पहले आपने रेंट वगैरह पर नहीं दे रखा था, बट आप मान लो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, उस कारण से वो जगह आपकी यूज नहीं आ पाएगी, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको रेंट पर दे रहे हैं। तो जब IAS 16 से आप अगर उसको IAS 40 में अगर कवर करना चाहते हैं, एंड द फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज यूज। और अगर आप कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं बेटा, फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते हैं। फिर वापस से बोल रहा हूँ, IAS 16 से IAS 40 में जाना चाहते हैं, और फेयर वैल्यू मॉडल अगर फॉलो किया जाता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, तो फिर जब हम कन्वर्जन करेंगे तो कन्वर्जन करते टाइम हमें क्या करना होगा, सबसे पहले द एसेट मस्ट फर्स्ट बी रिवैल्यूड एज पर IAS 16। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना होगा एज पर IAS 16, क्रिएटिंग अ रिवैल्यूएशन सरप्लस इन इक्विटी। जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस आना होगा वो लिखेंगे, एंड देन ट्रांसफर इनटू द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को
में ट्रांसफर किया जाएगा फेयर वैल्यू। फिर वापस से बोल रहा हूं मैं, कंफ्यूजन मत होना, ध्यान से समझना, इसको रट लेना बेटा। ये ए और बी पॉइंट जो बोल रहा हूं, ए पॉइंट के अंदर क्या बोल रहा है वो, IAS 16 से आप IAS 40 में ट्रांसफर होना चाहते हैं, एंड फेयर वैल्यू मॉडल followed for IAS 40। और IAS 40 के लिए हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते हैं। तो फिर हमें क्या बोला बेटा, फर्स्ट हमें क्या करना होगा, असेट्स को रीवैल्यू करेंगे एज पर IAS 16। IAS 16 के अंदर रीवैल्यू करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर टू revaluation reserve, and then after asset transfer to fair to investment property at fair value। Is it clear? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बेटा, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, नहीं आएगा मैं एक बार फिर वापस से इसको समझा दूंगा। एक बार आज आप समझ लीजिए, कल इसको मैं फिर वापस से समझाऊंगा ताकि कंसेप्ट में डाउट नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक ऊपर तक का टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 8 तक का पूरा हो गया था। इसके बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, हमारा अगर किसी भी रीजन से हमने पहले एसेट को IAS 16 के अंदर कवर किया हुआ था, अब हम किसी भी रीजन से IAS 40 के अंदर अगर इसको कवर करना चाहते हैं, और अगर मैं क्या करता हूँ, फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करता हूँ, तो फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो अगर करता हूँ तो फिर एसेट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिवैल्यू करना पड़ेगा, और रिवैल्यू करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, एसेट्स को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर करेंगे फेयर वैल्यू पर। अब इसी के अंदर सेकंड पॉइंट बोला है, इफ कॉस्ट प्राइस मॉडल फॉलो, अगर कॉस्ट प्राइस मॉडल फॉलो करते हैं तब तो फिर क्या होगा, नॉर्मली डायरेक्टली उसी वैल्यू पर हमारा आ जाएगा, देन असेट इज ट्रांसफर इनटू द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट देयर करंट कैरिंग अमाउंट। तो फिर हम असेट्स को क्या कर देंगे, करंट कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देन असेट्स ट्रांसफर एट करंट कैरिंग अमाउंट, डेप्रिसिएशन हर साल का माइनस करने के बाद में जो वैल्यू बच रही है उस अमाउंट पर हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर दिया जाए। फिर वापस से बोल रहा हूँ एक और बार, IAS 16 से अब अगर आप IAS 40 में जाते हैं तो वहां पर दो बातें हो जाती है, आप फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते हैं या कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं। अगर फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते हैं तो पहले आपको पुरानी प्रॉपर्टी को भी क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन करना होगा, रिवैल्यूएशन करने के बाद में फिर क्या करेंगे, आप ट्रांसफर करेंगे। अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं तो पहले आप उसी में डेप्रिसिएशन माइनस करके कैरिंग अमाउंट निकालिए, और उसी कैरिंग अमाउंट पे क्या कर दीजिए, आप ट्रांसफर कर दीजिए। ये ए पॉइंट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किसी को डाउट है क्या बेटा? ए पॉइंट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किसी को डाउट है क्या? नहीं है। बी पार्ट पर आते हैं अब हम, इसी के अंदर बी पार्ट में क्या बोला है, इफ एन एसेट इज ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर आप असेट्स को क्या करते हैं, IAS 40 से IAS 16 पर लेकर के आते हैं। मान लो पहले मैंने रेंट पर दे रखा था, बट अब मान लो मुझे लगता है तो कि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे दिक्कत आती है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, खुद के लिए ही यूज करने। तो जब खुद के लिए ही यूज करने वाले हैं तो फिर वो हमारा IAS 40 से किसमें कवर हो रहा है, IAS 16 के अंदर। तो वहां पर भी वही दो बातें हो जाती है। आप अगर फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते थे
तो फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते थे, तो फिर क्या होगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, रीवैल्यू द प्रॉपर्टी फर्स्ट एज पर IAS 40। तो हमें क्या करना होगा, रीवैल्यू करना होगा IAS 40 के अकॉर्डिंगली, taking the gain or loss to the statement of P&L and then transfer to the property plant and equipment at fair value। इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा बेटा, इसका जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स। सेकंड पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यू करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का IAS 40 के अकॉर्डिंगली, और फिर उसके बाद में फेयर वैल्यू पर ट्रांसफर करेंगे। और अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं तो वही कंटिन्यू जो केयरिंग अमाउंट था उसी पर हम ट्रांसफर कर देंगे। The asset is transferred to the property plant and equipment at current carrying amount and continue to be depreciated। ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या बेटा? गर्विता, जूही, पूर्वा, शुभ, वैदिक, वैदिका, Yes. Yes, sure. मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें सिंपल सा फंडा है, उसको थोड़ा सा आपको लिख करके याद करना होगा। IAS 16 से अगर आप IAS 40 में अगर जाते हैं, IAS 16 से अगर आप IAS 40 में अगर आप जाते हैं, एक सेकंड, IAS 16 से अगर आप IAS 40 में अगर आप जाते हैं और तब अगर आपका फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो किया जाता है, तो जो असेट्स है वो भी क्या होगी, ट्रांसफर होगी फेयर वैल्यू पर। उसके लिए पहले आपको रिवोल्यूशन करना होगा एज पर IAS 16 और देन फिर कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर करेंगे। और अगर कॉस्ट मॉडल है तो वही कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर IAS 40 से आप अगर 16 पर जाते हैं तो पहले असेट्स का वही रिवोल्यूशन होगा, रिवोल्यूशन किस अकॉर्डिंगली होगा, IAS 40 के अकॉर्डिंगली, और देन फिर हम असेट्स को ट्रांसफर करेंगे फेयर वैल्यू पर। और अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं तो वही डायरेक्टली हम कैरिंग अमाउंट पर ही ट्रांसफर कर दिया जाए। यहां तक की बात हो गई है सर। इसी का देखें हम टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 9। अब इसमें क्या बोला है, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 9 में क्या बोला है बेटा, काइली कंपनी परचेज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सम ईयर अगो। काइली कंपनी ने क्या किया था, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज करी थी कुछ साल पहले, एंड कैरी इट अंडर फेयर वैल्यू मॉडल। और वो क्या करते थे, उसको फेयर वैल्यू मॉडल पर फॉलो करते थे, फेयर वैल्यू मॉडल पर फॉलो करते थे। एट फर्स्ट जनवरी, बेटा मुझे बता दीजिए, किसी को भी अगर ये ऊपर वाले पॉइंट में अगर डाउट हो तो बता दो, मैं फिर वापस से समझा दूं, क्योंकि क्वेश्चन तभी समझ में आएगा वरना ऊपर से जाएगा फिर। अगर किसी को भी ये ऊपर के जो हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं अगर इसमें डाउट हो तो बोले। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोला बेटा, काइली कंपनी ने क्या किया था बेटा, परचेज करी थी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कुछ साल पहले, एंड कैरी इट अंडर फेयर वैल्यू मॉडल। उसको फेयर वैल्यू मॉडल पर यूज कर दिखाते थे, शो करते थे। एट फर्स्ट जनवरी 2011 द प्रॉपर्टी हैड अ फेयर वैल्यू इन केल कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट $12 मिलियन। और उन्होंने बताया तो कि 1 जुलाई 2011 को जब उन्होंने, नहीं सॉरी, 1 जनवरी 2011 को जब उन्होंने उसकी फेयर वैल्यू निकाली, तो उस टाइम पे उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, $12 मिलियन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। On 1 July 2011, किल कंपनी डिसाइडेड टू मूव इनटू द प्रॉपर्टी। अब उन्होंने क्या किया, उसको डिसाइड किया था कि वो IAS 40 से अब उसको किस में लाना चाहते हैं, वो IAS 16 के अंदर लाना चाहते हैं, मतलब कि बी वाले पार्ट में आना चाहते हैं। बी वाले पार्ट में भी किस में, फर्स्ट पॉइंट पर फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते थे। IAS 40 में को से किस पे लाना चाहते हैं, IAS 16 के अंदर लाना चाहते हैं। At this date, the assets had a fair value of $14 million। उस डेट पर आपके assets की fair value कितनी, $14 million, and a remaining useful life of 14 years। और उस दिन की remaining life बच रही है कितनी, 14 years। तो सबसे पहली चीज तो हमारा assets का पहले कौन सा मॉडल फॉलो होता था, फेयर वैल्यू मॉडल। कब की बता रखी है assets की वैल्यू, 1 जनवरी की, जबकि हमने चेंज करने का, शिफ्ट करने का डिसाइड कब किया, 1 जुलाई को।
लाइफ बता रखी 14 ईयर्स। तो सबसे पहली चीज तो यस बेटा, सॉरी वो एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ टेक्निकल इशू के कारण। हाँ, तो भाई हम पहले फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते थे, तो मैंने अभी हाल बताया था जब फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते हैं तो क्या आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं क्या बेटा? फेयर वैल्यू मॉडल No, फॉलो sir. करते हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज तो इन केस ऑफ फेयर वैल्यू मॉडल depreciation is not charged, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। तो हम डायरेक्टली क्या करा, हमने फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते थे और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, उसको चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हमने प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन निकाला। भाई एसेट्स की नई वैल्यू कितनी है, 14 मिलियन, और पुरानी वैल्यू कितनी थी, 12 मिलियन। तो $2 मिलियन का हमें प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब सर, अब 1 जुलाई को हमने क्या कर दिया, एसेट्स का चेंज कर दिया है। 1 जुलाई को हमने एसेट्स को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, और अब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ले रहे हैं। तो अब हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा बेटा? अब लगेगा. डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए फिर 14 मिलियन अपॉन 14 ईयर्स इंटू 6/12। भैया आपके एसेट्स की वैल्यू, अब हमें जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो कितने मंथ का लगाएंगे, फॉर 6 मंथ। क्यों? बिकॉज now it has been covered under IAS 16। अब वो किस में आ गई है बेटा, IAS 16 के अंदर आ गई है, तो अब उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 14 मिलियन अपॉन 14 ईयर्स इंटू 6/12, तो वो कितना आ गया, $5 लाख। इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया है बेटा सभी को? भाई हमारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ गया कितना, $2 मिलियन का। डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना, $5 लाख का। और जिसमें आपका टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 9 कंप्लीट हो। ये आपका चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। IAS 40 जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का था वो भी मैंने समझा दिया है। इसका आज का आपका होमवर्क है बेटा। होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं। एक तो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 10, ये आपको करके देखना है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 10 अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं करा दूंगा, इसको ज्यादा लोड नहीं लेना है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 11 आपको करके देखना है। इसमें 10 to 11 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। तो ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 10 और 11 आपको करना है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स हम कल डिस्कस करेंगे। वो डाउट्स कंप्लीट करके कल में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मंडे को फिर हम इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? आज वाले टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि इसमें इश्यू नहीं आए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। IAS 40 जो मैंने आज का टॉपिक पढ़ाया है बेटा, ये कई बार इस पर क्वेश्चन पुट अप हुआ है, पसंदीदा टॉपिक है ACCA का। तो थोड़ा सा इस पर एम्फेसाइज करना, अच्छे से फोकस कर लेना। इस टॉपिक पर क्वेश्चन पुट अप होता है, मतलब मोस्टली मैंने देखा है जब भी पेपर आता है तो उसमें क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करिएगा इसको। ठीक है बेटा? यहाँ तक का आज आप कंप्लीट करिए, बाकी Sir. का हम मीनिंग पार्ट हम कल करते हैं। कल आपको इसके दोनों क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, और वो जो एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 में डाउट था वो भी मैं कल समझा दूंगा, ताकि इसके सारे डाउट्स हमारे कल कंप्लीट हो जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. वेलकम बेटा।